नमस्कार साथियों, मैं विनोद नागर एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। जैसे कि पिछला लेक्चर मेरा एमपी का फर्स्ट लेक्चर आपने देखा होगा, ठीक है, आपने अच्छे से उसको एंजॉय किया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में जाकर या फिर डायरेक्ट आप चैनल पर जाकर, ठीक है, एमपी डालकर देख लीजिए, उसमें फर्स्ट लेक्चर आ जाएगा, उसको आप अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद आपको ये लेक्चर बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए, जो लास्ट लेक्चर में हमने छोड़ा था वो हमने छोड़ा था खजुराहो के टेम्पल्स पर। अब हमें स्टडी करना है किसके बारे में? खजुराहो के बारे में। देखिए, खजुराहो ना सिर्फ पर्यटन के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाता है सिविल सर्विसेज एमपीपीएससी के लिए और अदर एग्जामिनेशन के लिए, बट ये इंपॉर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से भी। ध्यान है, ठीक है, पर्यटन के हिसाब से तो इंपॉर्टेंट है ही, बट आर्ट एंड कल्चर के अकॉर्डिंग भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इज दैट क्लियर? क्योंकि यहाँ टेम्पल्स हैं और टेम्पल्स किसमें आते हैं, मतलब किसको दर्शाते हैं? हमारे आर्ट एंड कल्चर को दर्शाते हैं। इज दैट क्लियर? हमारे रिलीजियन को दर्शाते हैं, वहां पर किस आर्ट का उपयोग हुआ है उसको दर्शाते हैं, मतलब कला और संस्कृति उसको भी मंदिर जो है दर्शाते हैं। इसलिए टॉपिक अपने आप में बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। 3 टॉपिक ऐसे हैं जिन टॉपिक से काफी ज्यादा क्वेश्चन मेंस के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, वो तीनों टॉपिक यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। खजुराहो, ठीक है, सेकंड सांची और थर्ड है भीमबेटका। इसलिए खजुराहो में कुछ टेम्पल्स ऐसे हैं जिनके बारे में आपको ब्रॉडली डिस्कशन करना है, ज्यादा डिस्कशन करना है, ठीक है ना। बाकी सारे टेम्पल्स के बारे में आपको शॉर्ट डिस्कशन करना है और उनको उस लेवल पर याद रखना है, क्योंकि यहां से 3 मार्क्स, ठीक है, और आने वाला जो सिलेबस है उसके हिसाब से 5 मार्क्स और 11 मार्क्स, तीनों में क्वेश्चन यहां से बनने की संभावनाएं बिल्कुल बनती हैं। तो उसी हिसाब से हमें चीजों को देखते हुए चलना है कि किस किस हिसाब से चीजें हम देखेंगे, ठीक है। तो समझिए आप चीजों को। सबसे पहले खजुराहो में टेम्पल्स, तो मैंने आपको यहां पर 3 समूह बताए थे, ठीक है, 3 ग्रुप्स मैंने टेम्पल्स के यहां पर आपको बताए थे। उन 3 ग्रुप में मैंने आपको कौन कौन से ग्रुप बताए थे? पूर्वी समूह, दक्षिणी समूह, पश्चिमी समूह। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पश्चिमी समूह के मंदिरों की, है ना। किस किस की बात करने वाले हैं? पश्चिमी समूह के मंदिर। और पश्चिमी समूह के मंदिरों में पहला मंदिर अगर आपको पता हो तो कौन सा आता है? कंदारिया महादेव मंदिर। इज दैट क्लियर? कौन सा मंदिर है? कंदारिया महादेव मंदिर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। कौन सा मंदिर है? कंदारिया महादेव टेम्पल। कंदारिया महादेव टेम्पल नाम से स्पष्ट है, किससे रिलेटेड है? लॉर्ड शिवा, है ना। किससे रिलेटेड है? लॉर्ड शिवा से रिलेटेड है। इज दैट क्लियर? ये मंदिर जो है वो किसको डेडिकेटेड है? लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बेहद इंपॉर्टेंट है जानने के लिए वो ये है कि ये मंदिर बहुत ही लार्जेस्ट टेम्पल है। किसका? खजुराहो का। लार्जेस्ट टेम्पल ऑफ खजुराहो। खजुराहो का बहुत ही बड़ा टेम्पल है, ठीक है, विशाल टेम्पल है, काफी बड़ा टेम्पल है। कौन सा? कंदारिया महादेव टेम्पल। ध्यान रहे, कंदारिया महादेव टेम्पल से काफी ज्यादा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। तो कंदारिया महादेव टेम्पल किस तरीके का बना हुआ है, उसका आर्किटेक्चर कैसा है, ठीक है, उसकी बनावट कैसी है, किस स्टाइल में बना हुआ है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। कंदारिया महादेव जो टेम्पल है वो मैंने पहले बताया आपको, यहाँ के ऑलमोस्ट टेम्पल्स कौन से स्टाइल में बने हैं? नागरा स्टाइल में बने हैं, मतलब नागर शैली में बने हैं, जिसके साथ कहीं ना कहीं पंचायतन शैली भी थोड़ी सी इसमें शामिल है। और पंचायतन शैली कोई विशेष अलग शैली नहीं है। जब आप पढ़ेंगे द्रविडियन शैली, ठीक है, द्रविडियन स्टाइल, नागरा स्टाइल और एक और बैसर स्टाइल जो होती है, जो बैसर श्रेणी होती है, 3 तरह की मेनली श्रेणी है। पहले 2 तरह की श्रेणियां इजाद हुई, उसके बाद बैसर शैली जो है, श्रेणी नहीं सॉरी शैली, बैसर शैली जो है वो बैसर शैली किससे? नागर शैली और द्रविड़ शैली, उन दोनों से मिलकर बनी हुई है मंदिर निर्माण की। लेकिन मैं उधर आपको अभी लेकर नहीं जाऊंगा क्योंकि वो इंडियन आर्ट एंड कल्चर का अपना एक पार्ट है। मैं इससे रिलेटेड चीजें आपको यहाँ पर पूरी समझाने की कोशिश करूंगा कि किस किस चीजों में है, किस किस तरीके से है। तो नागर स्टाइल मतलब कि नागर शैली में बना हुआ मंदिर है, नागर शैली, है ना। कौन सी शैली में बना हुआ मंदिर है साथियों? नागर शैली में। अब आप देखिए, लॉर्ड शिवा को समर्पित है, लार्जेस्ट टेम्पल ऑफ खजुराहो है। ये सब चीजें फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस भी हैं जो मेंस में भी आपको काम आएंगी, प्रीलिम्स में भी काम आएंगी, और कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम मध्य प्रदेश का दे रहा है तो उसमें भी काम आने वाली है। इज दैट क्लियर? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको जो एस्टेब्लिश किया था, इसका जो निर्माण किया था, ठीक है, इसका निर्माण किसने किया वो अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इसका निर्माण किया विद्याधर ने। किसने निर्माण किया है इसका?
विद्याधर ने निर्माण किया है। विद्याधर कौन से डायनेस्टी से रिलेटेड रहा है? विद्याधर रिलेटेड रहा है चंदेल डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी? चंदेल डायनेस्टी। अब विद्याधर के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए, ठीक। चंदेल डायनेस्टी जो है उससे रिलेटेड रहा है विद्याधर। विद्याधर चंदेल डायनेस्टी का हम कह सकते हैं कि वो अंतिम सम्राट, अंतिम रूलर रहा है, अंतिम शासक रहा है, जिसके शासनकाल में चंदेल वंश बहुत ज्यादा प्रगति पर था, बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं वो अपनी शक्ति के चरम पर था। इसलिए अगर आप विद्याधर के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे, विद्याधर के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको यहाँ पर जानकारी मिलेगी कि विद्याधर ने किस किस तरीके से कौन कौन सा बेटर काम किए हैं। जैसा अगर हम देखें यहाँ पर, अगर मैं आपको बताना चाहूं तो एक दो काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में आपको विद्याधर के बारे में जानकारी होनी ही चाहिए। पहली बात तो ये, विद्याधर किसका पुत्र था? विद्याधर गंडदेव का पुत्र था, ठीक है। गंडदेव जो यहाँ का राजा था उसका पुत्र था। जब चंदेल डायनेस्टी पूरी पढ़ेंगे तो इसमें सारी चीजें आप पढ़ ही लेंगे कि कौन कौन सी चीजें किस किस तरीके से यहाँ पर हैं। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूं वो है कि गंडदेव का पुत्र कौन था? विद्याधर। और विद्याधर वही व्यक्ति था, ठीक है, जिसने कन्नौज के राजा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, कन्नौज के राजा, जो राजपाल था कन्नौज का राजा, उसको मरवाया था। कन्नौज के राजा राजपाल को किसने मरवाया था? विद्याधर ने मरवाया था। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। कन्नौज के राजा जो राजपाल थे उनको मरवाने का श्रेय किसको जाता है? विद्याधर को जाता है। और विद्याधर वही व्यक्ति है जिसने इनको मरवा दिया, तो उसकी वजह से जो महमूद गजनवी था, महमूद ने आक्रमण किया, ठीक है, और इन्होंने महमूद से संधि कर ली बड़ी ही चालाकी से। मतलब बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी भी था, हम ये कह सकते हैं। महमूद के साथ संधि की, ट्रीटी की, और महमूद गजनवी को वापस लौटा दिया और अपना राज्य को संरक्षित कर लिया। ये दो बातें विद्याधर के बारे में भी आपको ध्यान रखनी है। हालांकि जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की तो वहां पर बिल्कुल आप पढ़ने वाले हैं, लेकिन नाम आया है इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि चंदेल डायनेस्टी से रिलेटेड है, गंडदेव का पुत्र रहा है, कन्नौज के राजा जो राजपाल थे उसको मरवाने का श्रेय किसको जाता है? विद्याधर को। और महमूद गजनवी ने इस पर आक्रमण किया तो महमूद गजनवी से इसने ट्रीटी की, संधि की, और उस संधि के माध्यम से इसने महमूद गजनवी को साध लिया और अपने राज्य को बचा भी लिया। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं कंधारे महादेव मंदिर के बारे में। अब कंधारे महादेव मंदिर के बारे में एक बेहद इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर एक प्रतिमा है, मतलब एक मूर्ति है जो बहुत ज्यादा बड़ी है। किसकी? नंदी की। नंदी की प्रतिमा यहाँ पर बहुत फेमस है, ध्यान रहे, ठीक है। किसकी प्रतिमा? नंदी की प्रतिमा। नंदी का जो स्टेचू यहाँ पर है वो बहुत ज्यादा फेमस है। प्लस लंबाई वगैरह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इस मंदिर की, क्योंकि कई बार यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन वहां से भी पूछ लिए जाते हैं। तो लंबाई इसकी 102 फुट है, ठीक है। चौड़ाई की अगर हम बात करें तो चौड़ाई कितनी, लंबाई ध्यान रखिएगा, लंबाई कितनी, लेंथ कितनी है? 102 फुट, ठीक है। चौड़ाई है 66 फुट के आसपास, 66 फुट के आसपास इसकी चौड़ाई है। इज दैट क्लियर? और पूरी ऊंचाई जो इसकी है वो 101 फुट के आसपास मानी गई है, ठीक है, ऊंचाई। इज दैट क्लियर? ये तीनों आपको थोड़ा सा ध्यान रहे। लंबाई 102 फुट, चौड़ाई 66 फुट और ऊंचाई 101 फुट के आसपास इसकी है। तो थोड़ा सा और आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसमें अब आगे बढ़ते हैं। तो जो मेन इसके फैक्चुअल कंटेंट्स थे, मैंने वो फैक्चुअल कंटेंट्स आपको मेनली समझाए कि मेन फैक्चुअल कंटेंट इसके क्या क्या है। फिर से एक बार सुनिए, फैक्चुअल कंटेंट में लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, भगवान शिव को समर्पित है, लार्जेस्ट टेंपल ऑफ खजुराहो है, विशाल टेंपल है, नागर शैली में बना हुआ टेंपल है, निर्माण का श्रेय जाता है विद्याधर को, विद्याधर ने निर्माण करवाया था। विद्याधर एक चंदेल शासक था जो गंडदेव का पुत्र था, और विद्याधर के दो काम इतिहास में बहुत जबरदस्त तरीके से जाने जाते हैं। कन्नौज का राजा राजपाल की मृत्यु मतलब उसकी हत्या करवाना, और महमूद गजनवी से संधि करना, क्योंकि महमूद गजनवी ने 1019 में इस पर आक्रमण किया था, 1019 एडी में इस पर आक्रमण किया था। उस समय इसने महमूद से क्या की? ट्रीटी की और अपने राज्य को संरक्षित किया और बचा लिया। प्रतिमा यहाँ किसकी है? नंदी की प्रतिमा काफी बड़ी है, और इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो मैंने बताई वो आपको ध्यान रहे। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इस मंदिर का जो कंपैरिजन है, जो इसकी तुलना है, जो कंपैरिजन है, इसकी तुलना की जाती है भुवनेश्वर के लिंगराज टेंपल से। कौन से टेंपल से? लिंगराज टेंपल से। ध्यान है, इसकी तुलना किससे की जाती है? भुवनेश्वर के लिंगराज टेंपल से इसकी तुलना की जाती है। ये कंधारे महादेव मंदिर का एक ब्रीफ मैंने आपको डिस्क्रिप्शन यहां पर दिया है, लेकिन मैं अब आपको कुछ चीजें और समझाने वाला हूं कि खजुराहो के मंदिरों को, जो ऑलमोस्ट मंदिर खजुराहो में बने हैं
उनके बनने की स्टाइल कैसी है। जब आप उसको समझाएंगे, आर्किटेक्चर अगर वो आपसे पूछ ले मेंस के एग्जामिनेशन में या फिर प्रीलिम्स में भी, अगर वो आपसे आर्किटेक्चर के बारे में पूछे, ठीक है, मैंने पहले बताया कि जो खजुराहो है वो अपने आप में किस मामले में, आर्किटेक्चर के मामले में बहुत ही ज्यादा अद्भुत एक नमूना है, ठीक है, किसका, इंडिया का, बहुत अद्भुत मिसाल पेश करता है वो। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, अगर वो आर्किटेक्चर आपसे एग्जाम में पूछता है, ठीक है, तो आर्किटेक्चर अगर वो पूछेगा तो कैसे आप उसको समझाएंगे, वो आप थोड़ा सा बोर्ड पर देख लीजिए। देखिए उस समय अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें, थोड़ा सा आर्किटेक्चर समझिए, ठीक है, आर्किटेक्चर को थोड़ा सा देख लेते हैं कि आर्किटेक्चर कैसा है इसका। आर्किटेक्चर की बात करें तो मैंने पहले बताया कौन सा स्टाइल है, नागरा स्टाइल, मतलब नागर स्टाइल में बने हुए मंदिर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है, ठीक है, कि अगर मैं बोलना चाहूं तो थोड़ा सा, अगर मैं इसको लिखने के हिसाब से अगर देखना चाहूं तो मैं आपको बता सकता हूं कि द टेम्पल, ठीक है, मेरे साथ कर लीजिएगा नोट आप, द टेम्पल आर्किटेक्चर, ठीक है, द टेम्पल आर्किटेक्चर इज एन assemblage of the, ठीक है, पोर्च ऑफ द पोर्च, किसकी बात कर रहे हैं, पोर्च की बात कर रहे हैं, ऑफ द पोर्च, असेंबलेज ऑफ द पोर्च, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड पोर्च एंड क्या बोल रहा हूं मैं, टावर्स, पोर्च एंड टावर, दो चीजों से मिलकर बना रहा, द टेम्पल आर्किटेक्चर, द टेम्पल आर्किटेक्चर इज एन असेंबलेज ऑफ द पोर्च एंड टावर्स, पोर्च एंड टावर, इन दोनों की बात चल रही है, मतलब पोर्च एंड टावर कहीं ना कहीं यहाँ के टेम्पल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे। जो टेम्पल्स यहाँ पे बने उनमें डेफिनेटली आपको पोर्च एंड जो टावर्स है वो देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ का जो आर्किटेक्चर है वो मिडिवल इंडिया का है, मिडिवल पीरियड, ठीक है, और मिडिवल पीरियड में जिस तरीके से जो फेमस स्टाइल्स मंदिर के होते थे उसी स्टाइल में मंदिर बने हुए हैं। तो मेनली पोर्च और क्या है, टावर्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या हो जाती है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये है कि देखिए अगर यहां हम देखें तो यहां के जो टेंपल्स हैं वो हिंदू एंड जैन, इन दोनों रिलीजियन से रिलेटेड है। कौन कौन सा रिलीजन पहले ही बता चुका हूं, हिंदू एंड जैन रिलीजन, और नागालैंड स्टाइल में बने हुए टेंपल हैं। तो किस तरीके से उन टेंपल्स को बनाया गया है वो भी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो आर्किटेक्चर है कंदारिया महादेव का, उसको क्या कहते हैं, द ग्रेट गॉड ऑफ केव भी कहा जाता है, द ग्रेट गॉड ऑफ केव, ये भी उसको बोलते हैं, द ग्रेट गॉड ऑफ केव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो आर्किटेक्चर के बारे में अगर हम थोड़ा सा राइटिंग के लिहाज से देखने की कोशिश करें या उसको बताने की कोशिश करें तो हम क्या बोलेंगे, आर्किटेक्चर जो है नागरा स्टाइल में है, द टेम्पल जो आर्किटेक्चर इज एन असेंबलेज ऑफ द पोर्ट्स एंड टावर्स, ठीक है, दिस वाज वेरी फेमस ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड, और जो आपका मध्यकालीन पीरियड रहा है उसमें बहुत ज्यादा फेमस रहा है। इज दैट क्लियर। और अगर हम देखें रिलीजन, हिंदू एंड जैन रिलीजन से रिलेटेड है, विद द ग्रेट क्या बताया हमने, गॉड ऑफ केव के नाम से भी उसको जाना जाता है। लेकिन मेन आर्किटेक्चर कैसा है, उन मंदिरों की बनावट कैसी है, वो आप थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिए। लेकिन उससे पहले एक और वर्ड मैं आपको समझा रहा हूं जो आप इंडिया के आर्ट एंड कल्चर में भी पढ़ेंगे। जब आप भारत का आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे उसमें जो मंदिर वगैरह की स्टाइल है, जो स्तूप वगैरह की स्टाइल है, आप उसमें भी देखेंगे उसको, और बहुत ज्यादा उसके बारे में वहां भी आपको पढ़ने के लिए चीजें मिलने वाली है, ठीक है। क्या क्या चीजें वहां पर पढ़ने के लिए मिलने वाली है वो आप थोड़ा सा देख लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है। देखिए थोड़ा सा उसको मैं बता दे रहा हूं क्योंकि कुछ चीजें ऐसी जो मुझे बनानी है तो मैं यहां पर उसको समझा दे रहा हूं। देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो इसमें यह आएगी कि आप एक वर्ड सुनेंगे, जो भी टेम्पल्स वगैरह यहां पर बने हुए हैं उन टेम्पल्स वगैरह में आप एक वर्ड सुनेंगे जो मेनली प्रवेश द्वार होता है उस ग्रुप, जहां पर भी वो टेम्पल्स बने हुए हैं, जो ग्रुप टेम्पल्स का बना हुआ है वहां पर एक बेसिकली एक प्रवेश द्वार होता है। जैसे कि आप सांची में भी जाएंगे तो वहां पर भी आपको प्रवेश द्वार दिखेगा जिसके ऊपर का आपको एक पोर्शन दिखाई देगा पूरा का पूरा। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं तोरण। क्या बोलते हैं उसको हम, तोरण। ध्यान रहे क्या कहा जाता है उसको, तोरण कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोलते हैं उसको, तोरण बोलते हैं। तो यहां के मंदिरों में आपको द्वार पर तोरण दिखाई देगा। इज दैट क्लियर। जैसे सांची में भी आप जाएंगे तो स्तूप के द्वार पर आपको तीनों चारों तरफ क्या दिखाई देगा, तोरण दिखाई देगा।
इज दैट क्लियर? तोरण के कई सारे प्रकार होते हैं, लेकिन हमें प्रकारों पर बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि मैं उतना डेप्थ आपको यहां लेकर नहीं जाऊंगा। जब आर्ट एंड कल्चर इंडिया का पढ़ेंगे तो वहां आप उसको बिल्कुल पढ़ेंगे। तो तोरण की अगर आप बात करेंगे तो वहां पर तोरण पाया जाता है, और तोरण का स्पेशली जो कंसेप्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा हिंदू रिलीजियन में, ठीक है, जैन रिलीजियन में, हिंदू रिलीजन, जैन रिलीजन, और जो बुद्धिज्म है, ठीक है, बुद्धिज्म जो है उसमें भी आपको देखने के लिए मिलेगा। मतलब इन तीनों धर्म के जो टेम्पल हैं, और इन तीनों धर्म से रिलेटेड टेम्पल की जगह मैं डायरेक्ट लिखूं आर्किटेक्चर, इन तीनों से रिलेटेड जो आर्किटेक्चर है, ठीक है, उस आर्किटेक्चर में आपको कहीं ना कहीं तोरण देखने के लिए मिलता है। इज दैट क्लियर? तोरण जब आप देखेंगे तो उसमें कई सारी, जब तोरण देखेंगे तो वहां पर बना होगा, जैसे कुछ तोरणों में पुष्प की आकृतियां बनी हुई होती हैं, कुछ तोरणों में अलग अलग प्रकार की आकृतियां बनी हुई होती हैं, तो आप देखेंगे मतलब एक तरीके का प्रवेश द्वार तोरण, मेन प्रवेश द्वार जो बाहर की तरफ होता है उसको हम क्या बोल रहा है? तोरण बोल रहा है। इसलिए तोरण की जो पर्टिकुलर अगर आप बात करें तो तोरण का कहने के ओरिजिन जो है, जो ओरिजिन अगर आप देखेंगे तो कहने के अगर इसे आप देखेंगे तो ओरिजिन की अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं तो ये कहीं ना कहीं वैदिक सिविलाइजेशन से देखने के लिए मिलता है। जैसे अगर हम बात करें तो जो वैदिक सिविलाइजेशन है वहीं से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत देखने के लिए हमें मिलता रहेगा। वैदिक सिविलाइजेशन से मतलब वैदिक सभ्यता से ही देखने के लिए मिलता है। तोरण का जो कंसेप्ट है वैदिक सभ्यता से आपको देखने के लिए मिलेगा। और वैदिक सभ्यता के साथ साथ जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो वहां पर भी इसके बारे में हमें देखने के लिए कुछ चीजें और मिलेंगी। जैसे मौर्य वंश की अगर आप बात करें, मौर्य वंश के समय जो आर्किटेक्चर बना उसमें भी आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, फर्स्ट सेंचुरी में आपको देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद की सेंचुरीज में आपको ये देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद तो फिर ये चलता गया, उसके बाद मिडिवल इंडिया में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रूप इसका परिवर्तित हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये आपको हर जो पीरियड है कहीं ना कहीं उसमें देखने के लिए तोरण का कंसेप्ट मंदिरों के मामले में मिलता है। लेकिन इन तीनों के मामले में तोरण का कंसेप्ट काफी ज्यादा मिलता है, हिंदू रिलीजन, जैन रिलीजन और बुद्धिज्म। अगर आप क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र में बोलूं कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब भारतीय प्रायद्वीप जो है, ठीक है, भारतीय प्रायद्वीप, और भारतीय प्रायद्वीप में क्या क्या आता है, या भारतीय उपमहाद्वीप में अगर बोलूं, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप, जब ज्योग्राफी आप पढ़ेंगे तो सीखेंगे इसको सब कॉन्टिनेंट को। तो भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप में क्या है? पाकिस्तान है, इंडिया है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, ये सब किसमें है? भारतीय उपमहाद्वीप में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है, साउथ एशिया में, कौन सा एशिया? साउथ एशिया, साउथ एशिया यही आता है साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, मतलब दक्षिणी एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, है ना, और जापान, जापान में भी कुछ जगहों पर, चाइना में कुछ जगहों पर अगर आप देखेंगे, क्योंकि इन्हीं उसमें आता है, मैं एग्जांपल से बताऊंगा कि इनमें कहां पर ये देखने के लिए स्पेशली मिलता है। लेकिन ये तीन बेहद इंपॉर्टेंट है। और क्षेत्र वाइज हम देखेंगे कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट, साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, मतलब कि भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया, इन क्षेत्रों में कहीं ना कहीं हमें मंदिर निर्माण, स्तूप निर्माण, इन सब के निर्माण में मतलब आर्किटेक्चर में यहां पर जो स्थापत्य कला है उस स्थापत्य कला में कहीं ना कहीं हमें तोरण का कंसेप्ट देखने के लिए मिलता है। ध्यान रखें, किसका कंसेप्ट देखने के लिए मिलेगा? तोरण का कंसेप्ट देखने के लिए मिलेगा। और यही कंसेप्ट हमें खजुराहो के मंदिरों में भी देखने के लिए मिलता है। इज दैट क्लियर? तोरण का कंसेप्ट क्लियर हुआ दिमाग में कि तोरण का कंसेप्ट क्या है? आई बात समझ में? बढ़े हम आगे, अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, और आगे आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। मैं जितना ज्यादा डेप्थ हो सकता उतना ज्यादा डेप्थ आपको लेकर जाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। और ऑनलाइन क्लासेस हैं, ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ी सी स्पीड जो है वो जनरली अपने आप में थोड़ी सी ज्यादा होती है, उसको आप मैनेज करें, ओके। और अगर ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे आप बता सकते हैं, ठीक है, मैसेज कर देंगे सर हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, स्पीड थोड़ी कम कर लीजिए, तो मैं स्पीड को और भी कम कर दूंगा, ओके। लेकिन मैं कंसेप्ट क्लियर करके चल रहा हूं, इसलिए मेरे ख्याल से आपको स्पीड से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको चीजें समझ में भी आ रही होगी। तो तोरण का कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब तोरण का कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। और तोरण का एग्जाम्पल अगर मैं आप दूं तो बहुत अच्छे तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा खजुराहो में भी और सांची में, सांची में आपको देखने के लिए मिलेगा। क्लियर? जो सांची स्तूपा है, सांची स्तूप पे भी आपको देखने के लिए डेफिनेटली मिल जाएगा।
ठीक है, बड़े अब आगे इसमें। और अगर हम अदर कंट्रीज का एग्जांपल दें तो टोरी जो जापान में है, टोरी इन जापान, वहां पर भी आपको तोरण देखने के लिए मिलेगा। क्या कौन सा बताया मैंने? टोरी इन जापान, ठीक, वहां पर भी आपको तोरण देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन मैं इसको डेप्थ अभी लेकर नहीं जा रहा हूं, ज्यादा चीजें मैं इसमें नहीं बता रहा हूं क्योंकि आपका इंडियन आर्किटेक्चर का भाग है, लेकिन जो यहां के लिए इंपॉर्टेंट था उतना मैंने आपको समझा दिया है, ठीक। इससे ज्यादा डेप्थ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, और जबरदस्ती में आपको मैं हर कुछ जो चीजें हैं वो इसमें बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। जो आपके लिए काम की चीजें हैं, जितना आपके लिए काम का हो सकता है, सिर्फ मैं उतना ही आपको समझाने की कोशिश यहां पर करूंगा। अब खजुराहो के मंदिर किस तरीके के हैं वो आप देखिए। पहले बता दिया खजुराहो के मंदिरों की, तो खजुराहो का जो कंदारिया महादेव टेम्पल है उसकी तुलना किससे की गई है? भुवनेश्वर के लिंगराज टेम्पल से। अब आप देखिए आगे, लगभग उसी स्टाइल में मंदिर बना हुआ है जगदीश टेम्पल, उदयपुर वाला भी, लेकिन हम मेन बात कर रहे हैं कंदारिया महादेव टेम्पल की। तो आप देखिए, जब आप टेम्पल का आर्किटेक्चर देखेंगे तो थोड़ा सा मैं सेम जैसा तो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन मैं आपको बनाने की कोशिश कर बता रहा हूं कि किस तरीके से वो होता है। जैसे जमीन है तो जमीन से इसको इतना ऊपर उठाकर इसका बेस बनाया जाता है, पूरा यह बेस होता है। अगर हम बात करें तो ये पूरा क्या होता है, उसका बेसमेंट रखा जाता है। और बेसमेंट में ऊपर जाने के लिए यहाँ क्या होती है, फिर यहाँ स्टेयर्स होती हैं। बेसमेंट में ऊपर जाने के लिए इधर स्टेयर्स लगा दी जाती हैं, ठीक है, मतलब सीढ़ियां होती हैं, स्टेयर्स होती हैं, सीढ़ियां ये लगा दी जाती हैं। और ये जो पूरा बेसमेंट है, ये पूरा बेसमेंट एरिया यहाँ पर बना दिया जाता है, पूरा बेसमेंट, ठीक। अब इसमें अगर हम बात करें तो मंदिरों का जो स्टाइल है पर्टिकुलर, अगर आप देखेंगे नागर स्टाइल, तो नागर स्टाइल में पूरे मंदिर किस तरीके के होते हैं? पूरे मैं डायरेक्टली बनाकर बता रहा हूं। नागर स्टाइल में अगर आप देखें तो मंदिर इस तरीके से आपको दिखाई देंगे, शिखर इस तरीके का दिखाई देगा, उसका इस तरीके का शिखर होता है। इसके आगे फिर छोटा एक ऐसा लगा होता है, ठीक है, छोटा एक ऐसा बना होता है, फिर इसके आगे और एक छोटा सा ऐसा बना होता है, ठीक है, हम बता सकते हैं ऐसा छोटा सा बना होता है। इसके आगे फिर एक थोड़ा और छोटा इससे मान ले वो बना होता है, इस तरीके से आगे तक जाता है। तो मैं मान के चलूं कि यहां पर इसका एंट्रेंस और यहां पर स्टेयर्स, सीढ़ियां हम दे सकते हैं। लेकिन मेनली हमें यहां से चीजों को समझना है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां आपको कलश दिखाई देगा, इसमें सबसे ऊपर क्या होता है? कलश, ठीक है, सबसे ऊपर कलश होता है। इसको बना लें अपने हिसाब से, सर मैं आपको बता रहा हूं कौन कौन सी चीजें कहां पर होती है। यहां पर कलश होगा, ठीक है, और यहां पर जो इस तरीके से पूरा गोल गोल लगा हुआ होता है कलश के जस्ट नीचे, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अमाजका, ये इसको बोला जाता है। इज दैट क्लियर? और फिर जो ये वाला पोर्शन है, जस्ट ऊपर वाला पोर्शन, इस ऊपर वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? इस ऊपर वाले पोर्शन को हम बोलते हैं शिखर, है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? शिखर बोल रहे हैं। मतलब ये पूरा पोर्शन किसमें इंक्लूड होता है? शिखर में इंक्लूड होता है। तो शिखर होता है इस तरीके से यहां पर, ठीक है। अब इसी के साथ अगर हम देखें तो यहीं पर ऐसे जो नीचे वाला जो पोर्शन है इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, ध्यान सुन लीजिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सब्सिडरी शिखर। इसको हम क्या बोल रहे हैं? सब्सिडरी शिखर, मतलब कि सहायक शिखर। यहां पर एक सहायक शिखर होता है, ठीक। मैं सब क्यों बता रहा हूं कि मंदिर के मैं स्टाइल आपको समझा रहा हूं किस किस तरीके से वहां पर चीजें होती हैं। इस तल से आप मंदिर में जाते हैं, हालांकि ये पूरी दीवारें यहां तक नीचे तक नहीं होती हैं, इस तरीके से होती हैं, खुली हुई होती है, यहां पर बड़े बड़े बीम लगे हुए होते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान रहे, आप इसको देख लीजिए कि गूगल कर भी आप देख सकते हैं तो आपको चीजें मिल जाएंगी। लेकिन यहां पर सबसे लास्ट वाला जो पोर्शन ये वाला रहेगा, जो मेन ये लास्ट वाला रहेगा, इसके नीचे यहां पर भगवान की प्रतिमा आपको दिखाई देगी। उसको हम कौन सा ग्रह बोलते हैं? और उसमें पर्टिकुलर आपको पता ही होगा उसको हम कौन सा ग्रह बोला जाता है? गर्भगृह, बिल्कुल ये आपको पता होगा। इसको हम कौन सा ग्रह बोलते हैं? गर्भगृह बोलते हैं। तो इसे गर्भगृह बोला जाता है, ये वाला पोर्शन, ठीक, मतलब जो इसके पूरा नीचे होता है उसको गर्भगृह कहा जाता है। यहां तक चीजें क्लियर है, ठीक। और जो ये वाला पोर्शन है, ये जो बना होता है, इसको हम बोलते हैं महामंडप। महामंडप, जिसमें जनरली लोग वगैरह खड़े होते हैं ना, तो आपने देखा होगा मंदिर में, जैसे कि मैं इस तरीके से आपको समझा रहा हूं, जैसे पूरा शिखर है, उसके नीचे एक थोड़ा सा ऐसा है, उसके नीचे थोड़ा सा ऐसा है, उसके नीचे फिर थोड़ा सा ऐसा है, तो वो एक होता है महामंडप, ठीक है, मतलब कि लार्ज हॉल, बड़ा हॉल, लार्ज हॉल, काफी बड़ा हॉल, वो कौन सा मंडप होता है? महामंडप। उसके बाद फिर एक मंडप होता है, इज दैट क्लियर? उसका फिर क्या आता है? एक और मंडप आता है, एक और मंडप होता है, वो जनरली हॉल होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है, मीडियम साइज का। और सबसे लास्ट में ये होता है, ये वाला, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं, इसको हम बोलते हैं अर्धमंडप। अर्धमंडप, ये अर्धमंडप, ठीक।
क्या बोलते हैं, अर्धमंडप। और यहीं से क्या होता है, सीढ़ियों के माध्यम से यहीं से एंट्रेंस होता है, मंदिर में जाने का एंट्रेंस यहीं से होता है, मतलब मंदिर में यहीं से प्रवेश करते हैं, हम बोल सकते हैं प्रवेश द्वार, ये प्रवेश द्वार होता है। तो ये मेन मेन चीजें हैं, इनको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक, बढ़ते हैं आगे। और ये जो नीचे वाला पूरा पोर्शन होता है, ये जो पूरा पोर्शन यहां पर होता है, इसके आसपास ये जो सबसे नीचे बेसमेंट पूरा है, ये तो गर्भगृह हो गया। जो ये मेन पूरा एरिया होता है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, जो बेस का पूरा प्लेटफॉर्म होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अधिष्ठान। क्या बोलते हैं उसको हम, अधिष्ठान बोलते हैं। तो अधिष्ठान, इसको हम अधिष्ठान बोलते हैं। इस तरीके से पूरा मंदिर का आर्किटेक्चर आपको देखने के लिए वहां पर मिलता है। मैंने एक अलग तरीके से थोड़ा सा आपको बनाकर बताया है, लेकिन जो मेन बातें थी वो मैंने उसमें आपको समझाने की कोशिश की है कि पर्टिकुलर किस शैली में, किस श्रेणी में मंदिर बने हुए यहां पर होते हैं। ध्यान है, सबसे ऊपर कलश, उसके नीचे अमर का, उसके नीचे फिर शिखर, ये पूरा शिखर का पोर्शन है। फिर इसके बाद सब्सिडरी शिखर, सहायक शिखर, फिर इसके आगे ये वाला जो पोर्शन महामंडपा, लार्ज हॉल, बड़ा एक हॉल जो होता है वो, इसके आगे मंडपा, एक हॉल जो होता है वो, उसके आगे जो जहां से हम प्रवेश करते हैं पूरा, वो होता है अर्धमंडप। ठीक, और यहाँ पर क्या होता है, ये वाला जो पोर्शन इसके नीचे वाला है, इसे हम बोलते हैं गर्भगृह। इस तरीके से आपको कंदारिया महादेव का आर्किटेक्चर दिखाई देगा। इज दैट क्लियर? और एक चीज तो मैं पहले आपको बता चुका हूं कि खजुराहो के जो टेम्पल्स हैं वो अपने आप में इंडियन, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अपने आप में आर्किटेक्चर के और इरोटिक स्कल्पचर के बेहद फेमस जो है, अपने आप में क्या है, एक एग्जाम्पल्स हैं। किसके एग्जाम्पल्स हैं, बहुत फेमस आर्किटेक्चर के, मतलब हम ये कह सकते हैं वंडरफुल आर्किटेक्चर है इसका। ठीक है, अगर मैं बोलूं तो आश्चर्यजनित करने वाला स्थापत्य है, वंडरफुल आर्किटेक्चर है। ठीक है, वंडरफुल आर्किटेक्चर है। और यहां पर इरोटिक स्कल्पचर भी आपको देखने के लिए मिलता है, इरोटिक स्कल्पचर। ठीक है, वो आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा। इरोटिक स्कल्पचर का मतलब मैं पहले वाले लेक्चर में बता चुका हूं, ये किससे रिलेटेड है, सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड है ना, किससे रिलेटेड है, ये सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड है। इज दैट क्लियर? आई होप आपको इतनी सारी चीजें अच्छे समझ में आई होंगी। आप फिर से आप कंदारिया महादेव टेम्पल को थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लीजिए मुझसे, मैं आपको बता देता हूं, ध्यान सुनिएगा। कंदारिया महादेव मंदिर खजुराहो के सबसे विशाल मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया है, विद्याधर ने। विद्याधर चंदेल वंश का एक राजा रहा है, जिसके शासनकाल में चंदेल वंश की शक्ति अपने चरम पर थी, जबरदस्त पावरफुल एम्पायर उसके समय था, और जो राजा गंडदेव का पुत्र था। ठीक, इसी विद्याधर ने कंदारिया महादेव टेम्पल का निर्माण करवाया, और इसी विद्याधर ने कन्नौज के राजा राजपाल को मरवाया, और इसकी वजह से इस पर महमूद ने आक्रमण किया 1019 एडी में। लेकिन इसने उसके आक्रमण को बड़ी चालाकी से विफल किया, और उसने संधि कर ली, ट्रीटी कर ली, और ट्रीटी करने के बाद में महमूद वापस लौट गया और इसने अपने राज्य को संरक्षित कर लिया। इज दैट क्लियर? हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे आप। लेकिन अगर कंदारिया महादेव टेम्पल की बात हो तो इसकी तुलना भुवनेश्वर के लिंगराज टेम्पल से भी की जाती है। नागर शैली में बना हुआ मंदिर है। ठीक, नंद की प्रतिमा यहां पर काफी विशाल और बड़ी है, जो अपने आप में काफी फेमस प्रतिमा है। इज दैट क्लियर? और आर्किटेक्चर का अपने आप में एक अद्भुत कहीं ना कहीं एग्जाम्पल ये पेश करता है। आर्किटेक्चर कैसा है मैं आपको पूरा समझा चुका हूं और बता भी चुका हूं। इज दैट क्लियर? तोरण का कंसेप्ट मैंने आपको समझाया है, तोरण का कंसेप्ट आपको ध्यान रहे। ठीक है, इज दैट क्लियर? तोरण के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, उसका कंसेप्ट आपको ध्यान होना चाहिए, और जैसा मैंने बताया वैसे आप नोट्स बनाते हुए भी साथ में चलिएगा प्लीज। चलिए देखते हैं अब आगे अगला कौन सा मंदिर हमारा आता है। तो अगला इसमें है पश्चिमी समूह के मंदिरों में। मैं सिर्फ आज पश्चिमी समूह के मंदिरों की ही बात करूंगा, और अगले लेक्चर में ऑलमोस्ट पूरे मंदिर में समाप्त भी कर दूंगा, क्योंकि आज मुझे तोरण वगैरह, आर्किटेक्चर वगैरह कैसा है, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में कहीं ना कहीं समझाना था, इसलिए मैंने इतना ज्यादा समय लिया है। लेकिन अब जो आगे वाले मंदिर हैं उनमें सिर्फ आपको थोड़ी थोड़ी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ही ध्यान रखनी है, बहुत ज्यादा उसमें इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ध्यान है क्वेश्चन यहां से कैसा आता है। आर्ट एंड कल्चर में जो हिस्ट्री के साथ आर्ट एंड कल्चर दिया है उसमें, और कई बार टूरिज्म वाला जो पोर्शन है ज्योग्राफी में, उसमें यहां से सीधा पूछा जाता है। जैसे आर्ट एंड कल्चर में सीधा पूछा जाता है कि खजुराहो के मंदिरों में जो स्थापत्य कला है, उन मंदिरों की स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन कीजिए एवं उन मंदिरों के बारे में समझाइए। तो उन मंदिरों के बारे में अगर समझाने के लिए आता है तो जितना मैं आपको बता रहा हूं उतना आपको पर्टिकुलर लिखना है, क्योंकि अब फॉर्मेट चेंज है। अब 5 मार्क्स, ठीक है, 3 मार्क्स
और 11 मार्क्स के हिसाब से आपको चीजें करनी है। तो उस हिसाब से मैं जो आपको पूरा टॉपिक समझा रहा हूं, ऑलमोस्ट वो टॉपिक उस हिसाब से क्लियर हो जाएगा। और जो अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स और जो पीएससी प्रीलिम्स की भी तैयारी कर रहे हैं बच्चे साथ में, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि आपको बहुत डेप्थ अंडरस्टैंडिंग देकर जाएगा। और मेरा मानना यह है कि कई सारे लोग ऐसे होंगे जो ये सोचेंगे सिर्फ ये एमपीपीएससी मेंस का लेक्चर है। बिल्कुल उस हिसाब से लेक्चर है, लेकिन आप अगर उस लेवल का पढ़ लेंगे तो सोचिए आपका लेवल क्या रहेगा। और अच्छा और ज्यादा पढ़ने से आपको कहीं ना कहीं मार्क्स कटने की संभावना बहुत ही कम रहेगी। इसलिए अच्छा पढ़िए, ज्यादा पढ़िए, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पढ़िए, ताकि एग्जाम में कहीं से मार्क्स कटने की गुंजाइश ना रहे। देखिए अगला जो मंदिर है वो अगला मंदिर यहाँ पर कौन सा, पश्चिमी समूह का। पश्चिमी समूह का अगला मंदिर यहाँ पर है 64 योगिनी मंदिर। कौन सा मंदिर है? 64 योगिनी मंदिर। मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, क्योंकि 64 योगिनी टेम्पल, अब इंग्लिश में तो आप कर ही लेंगे, उसको ज्यादा ऐसा बताने की जरूरत है नहीं। 64 योगिनी मंदिर का जो निर्माण है वो है ग्रेनाइट के पत्थरों से। ध्यान रहे कौन से पत्थरों से बना है? ग्रेनाइट के पत्थरों से बना हुआ है। ग्रेनाइट के पत्थरों से बना खजुराहो के मंदिरों में पश्चिमी समूह का एक अद्भुत मंदिर ये भी है। कौन से पत्थरों से बना है? ग्रेनाइट के पत्थरों से बना है। और खजुराहो के मंदिरों में सबसे प्राचीन मंदिर इसको माना जाता है। सबसे प्राचीन मंदिर, बहुत मोस्ट एंशिएंट टाइम पर बना हुआ है। ठीक है, मोस्ट एंशिएंट टेम्पल है ये खजुराहो के टेम्पल्स में। ध्यान रहे मोस्ट एंशिएंट टेम्पल कौन सा टेम्पल है? 64 योगिनी टेम्पल। इज दैट क्लियर? कौन सा टेम्पल? 64 योगिनी टेम्पल। और अगर आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि जो लोग पढ़ रहे हैं तो पूरा देख रहे हैं कि 64 योगिनी टेम्पल क्या और कहीं भी मध्य प्रदेश में है? ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। और कई सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो लेक्चर्स को बहुत अच्छे तरीके से शायद में भी नहीं देख रहे होंगे। जो बहुत सारे ऑफलाइन के स्टूडेंट्स भी हमारे हैं वो भी कहीं ना कहीं लेक्चर्स को बहुत पूरा अच्छे तरीके से नहीं देख रहे होंगे। मैं आपसे बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं कि लेक्चर्स को आप अच्छे तरीके से देखते हुए चलिए, प्लस नोट्स बनाते हुए चलिए। टाइम स्टडी के लिए बहुत अच्छा आपको मिला हुआ है, आप इस टाइम को निरंतर उपयोग कीजिए। डोंट वेस्ट योर टाइम, टाइम वेस्ट मत कीजिए। ठीक है, टाइम वेस्ट करेंगे बाद में आप ही को नुकसान उठाना पड़ेगा। ओके, और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ यही होती है कि हमें जो टाइम मिलता है उस टाइम को पर्टिकुलर बहुत ज्यादा वेस्ट किए चले जाते हैं। ओके, आप अभी फ्री हैं, अधिकांशतः लोग अभी फ्री हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो तो घर पर। तो अच्छे से अच्छा पढ़िए, जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यही टाइम अगर एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी हो जाती है तो क्या बुरा है। शायद में भी आने वाले साल या साल के एंड में जब भी कोई वैकेंसी आए या सिविल सर्विसेज का एग्जाम आए, आप एक ही बार में एग्जाम क्रैक कर दें तो ये तो अच्छा है आपके लिए कि समय मिला है, तो समय का सदुपयोग करिए, पॉजिटिव रहिए, पढ़ते रहिए। देखिए ग्रेनाइट पत्थरों से बना और सबसे प्राचीन। इसी के साथ साथ ये जो मंदिर है, ठीक है, वहां पर एक झील है, शिव सागर झील, शिव सागर लेक, शिव सागर झील। कहां पर? खजुराहो में। शिव सागर लेक के दक्षिण पश्चिम में ये मंदिर है। कहां पर है? दक्षिण पश्चिम में। ध्यान है कहां पर आता है? दक्षिण पश्चिम में मंदिर उसके आता है। और इस मंदिर का जो आकार है, कई बार ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है और आपको ध्यान भी रखना है, इसका जो आकार है वो कैसा है? आयताकार, मतलब आयत की तरह दिखाई देता है। तो 64 योगिनी मंदिर के बारे में इतना ही फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है और लगभग आपको इतना ही ध्यान रखना है, क्योंकि मेन तोरण वगैरह का जो कंसेप्ट है और जो नागर शैली वगैरह का जो कंसेप्ट है वो तो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। तो ध्यान रहे 64 योगिनी मंदिर फिर से मैं बता देता हूं, ग्रेनाइट पत्थरों से बना हुआ है, सबसे प्राचीन मंदिर खजुराहो का कहीं ना कहीं है, मोस्ट एंशिएंट टेम्पल। शिव सागर जो लेक है, झील है, उसके दक्षिण पश्चिम की तरफ ये मंदिर है और इसका आकार कैसा है? आयताकार है। मतलब देखने में हमें कैसा दिखाई देगा? आयताकार दिखाई देगा, आयत की तरह दिखाई देगा। ठीक, अगला पश्चिमी समूह का मंदिर साथियों कौन सा आता है? अगला पश्चिमी समूह का मंदिर है लक्ष्मण मंदिर। ठीक, कौन सा मंदिर है? लक्ष्मण मंदिर। अगर आपको याद हो तो मैं बताया था आपको कौन सा मंदिर है? लक्ष्मण मंदिर। तीसरा, थर्ड, लक्ष्मण मंदिर। तो नेक्स्ट कौन सा है आपका? लक्ष्मण मंदिर है। कभी कभी वो ये भी पूछ लेता है निम्न में से पश्चिमी समूह के मंदिर कौन कौन से हैं खजुराहो में। ठीक, या डायरेक्ट कई बार तो एग्जामिनेशन में वो यही पूछता है निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है। ये भी कई बार आता है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन। ठीक, और जो 3-3 नंबर के क्वेश्चन हैं उनमें वो सीधा उठा के पूछ सकता है मेंस के एग्जामिनेशन में। तो आपको उस हिसाब से चीजों को ध्यान रखना है। ठीक, तो देखिए लक्ष्मण मंदिर है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये पंचायतन शैली में बना हुआ है। पंचायतन शैली में बना हुआ मंदिर है, मतलब पंचायतन जो पंचायतन
ठीक है, जो स्टाइल है उसका बना हुआ मंदिर है, और जो पंचायतन स्टाइल में बना हुआ मंदिर है साथ में इस मंदिर का जो निर्माण है वो करवाया था यशोवर्मन ने। यशोवर्मन है ना, किसने करवाया है? यशोवर्मन। ध्यान रहे, निर्माण करता ध्यान रखिएगा, किसने निर्माण करवाया है? यशोवर्मन ने निर्माण करवाया है। जिस जिसका मैं निर्माण करता बताता जा रहा हूं, जिस जिसका मैं बताता जा रहा हूं कि किसने निर्माण करवाया, वो आपको ध्यान रहे यशोवर्मन भी चंदेल वंश का ही एक राजा रहा है, एक शासक रहा है। तो ध्यान रहे, इसका निर्माण किसने करवाया? यशोवर्मन ने करवाया है। ठीक है, और ये जो मंदिर है लक्ष्मण मंदिर, ये भगवान विष्णु को समर्पित है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, भगवान विष्णु को समर्पित। ठीक है, मतलब लॉर्ड विष्णु के लिए है, लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड मंदिर है, लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड मंदिर ये है। कई बार यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेगा, ठीक है, कि लक्ष्मण मंदिर किसको डेडिकेटेड है? तो लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है लक्ष्मण मंदिर। और आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं लक्ष्मण मंदिर में, तो ध्यान रखिएगा किससे रिलेटेड है? लॉर्ड विष्णु से रिलेटेड मंदिर है। ओके, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों चारों फैक्ट्स आप ध्यान रखिएगा। इसके 3 फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक फैक्ट जो है इनके साथ वो आपको नहीं बता रहा हूं, वो फैक्ट कौन सा है? कि पश्चिमी समूह के मंदिर है, ये तो आपको पहले से ही पता है। देखिए अब आगे नेक्स्ट इसी में, तो फिर से मैं इसको रिपीट कर दूं, पंचायतन शैली, ठीक है, यशोवर्मन और भगवान विष्णु को समर्पित। अब ये पूछ लिया कि नागर शैली, तो नागर शैली का भी एग्जांपल है, क्योंकि पंचायतन शैली थोड़ी बहुत डिफरेंस है, बाकी सारा डिफरेंस उसमें नहीं है। इसके अलावा चौथा मंदिर कौन सा मंदिर आता है वो हम देख लेते हैं। चौथा मंदिर इसमें आता है चित्रगुप्त मंदिर। साथियों कौन सा मंदिर है? चित्रगुप्त मंदिर। सुन लीजिए फिर से, फोर्थ मंदिर कौन सा है? चित्रगुप्त मंदिर। चित्रगुप्त मंदिर ये भी कौन से समूह के मंदिरों में आता है? पश्चिमी समूह के मंदिरों में आता है। चित्रगुप्त मंदिर सूर्यदेव को समर्पित है। कौन से देव को? सूर्यदेव। ठीक है, जो सन है उसको डेडिकेटेड मंदिर है, सूर्यदेव को डेडिकेटेड मंदिर है। ठीक है, इसका निर्माण करवाया था गंडदेव ने। किसने करवाया था? गंडदेव ने निर्माण कराया। ध्यान रहे, कौन से देव ने? गंडदेव ने, जो किसके पिताजी थे? विद्याधर के, पहले बता चुका हूं। ठीक, तो इसका निर्माण किसने करवाया है? गंडदेव ने इसका निर्माण करवाया है। इज दैट क्लियर? ठीक, यहां पर एक, यहां का जो गर्भगृह है, अब मैं अगर गर्भगृह में प्रतिमा की बात करूं तो गर्भगृह में किसकी प्रतिमा होगी? सूर्य की प्रतिमा है। ध्यान रखिएगा, यहां के गर्भगृह में किसकी प्रतिमा है? सूर्य की, सन का स्टैच्यू यहां पर गर्भगृह में लगा हुआ है। और उसी प्रतिमा के दाहिनी तरफ चित्रगुप्त की प्रतिमा है। कौन सी तरफ? दाहिनी तरफ। चित्रगुप्त की प्रतिमा भी इसमें है, लेकिन वो किस तरह? दाहिनी तरफ है। लेकिन अगर समर्पित पूछे तो किसको समर्पित है? सूर्यदेव को समर्पित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से सुन लीजिए चित्रगुप्त मंदिर को। चित्रगुप्त मंदिर सूर्यदेव को समर्पित है। ठीक है, सन को डेडिकेटेड है, गंडदेव ने निर्माण किया है। गर्भगृह में सूर्य की ही प्रतिमा ऑब्वियसली देखने के लिए आपको मिलेगी, और चित्रगुप्त की प्रतिमा उसके दाहिनी तरफ यहां पर लगी हुई है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा फिफ्थ टेम्पल, पश्चिमी समूह के टेम्पलों की अगर हम बात करें तो फिफ्थ टेम्पल कौन सा है वो आप देखिए। पश्चिमी समूह में जो फिफ्थ टेम्पल है वो है मंतकेश्वर। कौन सा टेम्पल है? मंतकेश्वर मंदिर। ध्यान रहे, जितने भी ईश्वर हैं, ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर, जितने भी ईश्वर वाले हैं, वो जनरली अगर आप देखेंगे तो किससे रिलेटेड मिलेंगे आपको? लॉर्ड शिवा से। किससे रिलेटेड है? लॉर्ड शिवा। तो ये भी किससे रिलेटेड होगा? लॉर्ड शिवा से, भगवान शिव से ही रिलेटेड है। दैट क्लियर? किससे रिलेटेड है? भगवान शिव से रिलेटेड है, क्योंकि मंतकेश्वर नाम से शो हो रहा है। मंतकेश्वर मतलब किससे रिलेटेड? भगवान शिव से रिलेटेड। इसका निर्माण करवाया है हर्षवर्मन ने। वेरी इंपॉर्टेंट, निर्माण किसने करवाया है इसका? हर्षवर्मन ने इसका निर्माण करवाया है। ठीक है, अब ऐसा कहा जाता है कि हर्षवर्मन ने मंतकेश्वर मंदिर में जो भटकती मणि है, भटकती मणि, उसकी स्थापना करवाई थी। जिसकी भटकती मणि की। आप सोचेंगे भटकती मणि, इससे कुछ मिलने वाला होगा इनको? पुराने आपने सीरियल्स या मूवीज वगैरह नहीं देखा? कुछ जादू टोना से मणि का कॉन्सेप्ट आपको मिलता होगा। तो भटकती मणि की स्थापना किसने करवाई? मंतकेश्वर मंदिर में। किसने? हर्षवर्मन ने। तो मंतकेश्वर मंदिर भी पश्चिमी मंदिर समूह का एग्जाम्पल है। ठीक है, और पश्चिमी मंदिर समूह के एग्जाम्पल के साथ साथ जो मंतकेश्वर टेम्पल है, वो मंतकेश्वर टेम्पल किससे रिलेटेड? लॉर्ड शिवा से रिलेटेड है।
और हर्षवर्मन ने इसका निर्माण करवाया है। और भटकती मणि का कंसेप्ट जो है वो भी इसमें आपको देखने के लिए बिल्कुल यहां पर मिलता है। इज दैट क्लियर? चलिए अगला है लास्ट विश्व जो पश्चिमी समूह के मंदिर हैं उसमें लास्ट टेंपल हमें देखने के लिए मिलता है। वो कौन सा टेंपल है? विश्वनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर है साथियों? विश्वनाथ मंदिर। क्या आपने नहीं सुना काशी विश्वनाथ? डेफिनेटली आपने सुना होगा काशी विश्वनाथ। सुना है नहीं सुना? बिल्कुल सुना होगा काशी विश्वनाथ। तो कौन सी शैली में है ये? पंचायतन शैली में। ठीक है, पंचायतन शैली मतलब नागर शैली से ही रिलेटेड है। पंचायतन शैली जैसे उदयपुर का जगदीश टेम्पल, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, ये सब मंदिर कहने गए पंचायतन शैली के भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो विश्वनाथ मंदिर पंचायतन शैली, इसका निर्माण किसने करवाया? राजा धंगदेव ने। ध्यान है, निर्माण किसने करवाया? धंगदेव ने इसका निर्माण करवाया है। किसको समर्पित होगा टेम्पल? भगवान शिव को समर्पित होगा। भगवान शिव को टेम्पल समर्पित है। इज दैट क्लियर? जो मेन बातें थी इसकी वो मैंने आपको बता दी है। तो पश्चिमी समूह के मंदिरों में फिर से आप सुन लीजिए, 6 मंदिरों की हमने बात की है। पहला मंदिर कौन सा था? सामने है आपके कंदारिया महादेव मंदिर। सेकंड कौन सा था? 64 योगिनी मंदिर, 64 योगिनी। थर्ड कौन सा था? लक्ष्मण मंदिर। ठीक है, और फोर्थ कौन सा था? अगर फोर्थ की आप बात करेंगे चित्रगुप्त मंदिर। और फिफ्थ कौन सा था? मंतकेश्वर मंदिर। ठीक है, और सिक्स कौन सा है? विश्वनाथ मंदिर। ये सारे के सारे मंदिर पश्चिमी समूह के मंदिर हैं। कंफ्यूज मत होइएगा। कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण विद्याधर। 64 योगिनी का पर्टिकुलर बुक्स वगैरह में देखने के लिए नहीं है क्योंकि ये काफी ज्यादा पुराना वहां का टेम्पल है। काफी सबसे पुराना टेम्पल ये है, इसलिए इसका हमें जनरली कम ही वहां पर देखने के लिए मिलेगा। लक्ष्मण मंदिर का निर्माण अगर हम बात करेंगे तो किसने करवाया? यशोवर्मन। चित्रगुप्त के मंदिर की अगर आप बात करेंगे तो इसका गंडदेव। मंतकेश्वर की बात करेंगे तो हर्षवर्मन। मैं लिख दे रहा हूं, कंदारिया महादेव विद्याधर। ध्यान रखिएगा, कंदारिया महादेव विद्याधर, लक्ष्मण यशोवर्मन, यशोवर्मन। ठीक है, चित्रगुप्त। चित्रगुप्त की अगर बात करें, चित्रगुप्त मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? गंडदेव है ना। चित्रगुप्त किसका? गंडदेव। यशोवर्मन। और मंतकेश्वर, मंतकेश्वर का हर्षवर्मन, हर्षवर्मन। ठीक, और विश्वनाथ मंदिर धंगदेव। तो फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, कंदारिया महादेव विद्याधर, लक्ष्मण यशोवर्मन, चित्रगुप्त गंडदेव, मंतकेश्वर हर्षवर्मन और विश्वनाथ धंगदेव। इज दैट क्लियर? अब मुझे उम्मीद है साथियों कि यहां तक जो सारी की सारी चीजें हैं तो आपको A to Z चीजें समझ में आई होंगी। ठीक, लेक्चर के अच्छे तरीके से नोट्स आप बनाइए, बढ़िया तरीके से नोट्स बनाते हुए चलिए। और बुक्स जो आपके पास MP की है, पर्टिकुलर कोई भी किताब है, उस किताब से भी थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए। कोई डाउट्स या क्वेरीज आती हैं तो आप मुझे बिल्कुल बताएं। और एक और इंपॉर्टेंट बात लास्ट में, MP अपने आप में थोड़ा सा एक उलझा हुआ सब्जेक्ट है। उसमें कई लोगों की शिकायतें होती है कि मटेरियल बहुत अच्छा नहीं मिल पाता है, कई लोगों को जिस लेवल पे पढ़ना है उस लेवल पे चीजें नहीं मिल पाती हैं। मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं आपको अच्छे से अच्छी चीजें उसमें अवेलेबल करा पाऊं, लेकिन उसके अलावा भी आपको कोई चीजें अगर पढ़ने के लिए मिलती हैं तो आप बिल्कुल उनको पढ़ सकते हैं। ठीक, लेकिन मेरा अपना एक प्रयास ये है कि मैं अच्छे से अच्छा आपको डिलीवर करने की कोशिश करूं। तो वही उसी प्रयास को मैं करने की कोशिश भी कर ही रहा हूं। इसलिए जो चीजें मैंने आपको बताई हैं उनको आप अच्छे से पढ़ लें। और भी कुछ डिटेल्स हैं कुछ इन चीजों के बारे में, वो उन चीजों की डिटेल्स सब कुछ अदर टॉपिक से आएंगे तो उनके साथ वो डिटेल्स आपकी ओर कवर हो जाएंगी। जब हिस्ट्री का आर्ट एंड कल्चर, मैं बार बार बोल रहा हूं, जब आप एंशिएंट हिस्ट्री का आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे, जब मिडिवल हिस्ट्री का आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो उसमें भी इन चीजों से रिलेटेड काफी सारी बातें आपको सीखने के लिए डेफिनेटली मिलेंगी। अब अगले लेक्चर में हम जिसकी बात करने वाले हैं वो हमारे 3 4 5 मंदिर ही बचे हुए हैं। वो कम है, पूर्वी समूह के मंदिर और दक्षिणी समूह के मंदिर। उसके बाद हम अगले लेक्चर में बात करेंगे सांची की। और सांची को मैं साथियों आपको बहुत डेप्थ समझाने वाला हूं, बहुत ब्रॉड में उसका डिस्कशन आपको देने वाला हूं ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से उसको कवर कर पाए। ये सारी चीजें आपको मेरे नेक्स्ट लेक्चर में मिलने वाली हैं। तब तक के लिए आप इस लेक्चर को एंजॉय कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।